जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराई जा रही है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें। उसके बाद दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। ठीक है, चले आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 यानी राजनीति शास्त्र का ये पेपर 2 है। पेपर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत। ठीक है, जैसे 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होते हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, पॉलिटिकल साइंस हो, समाज शास्त्र हो, कोई भी सब्जेक्ट होगा 5th और 6th सेमेस्टर में आपको 2 पेपर देना होता है। ठीक है, चले आपको जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उनका मैं बता दूं, जो पॉलिटिकल साइंस है पेपर 2 का, उनका पेपर कोड है POL 302। ठीक है, आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चले ये मॉडल पेपर 1 है, क्लास 1 है। देखें, मैं प्रीवियस यानी पिछले साल भी मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर आपके दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप पिछले साल का भी आप लोग मॉडल पेपर देख सकते हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व है और आपका मॉडल पेपर भी है, तो आप सभी क्लासेस देख सकते हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं। ठीक है, लेकिन इस साल जो मैंने शुरुआत की है इसमें आपका मॉडल पेपर 1 है। आपको मैं बता दूं, जो कंटिन्यू बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वे आपके नोट्स मिला करके होते हैं। ठीक है, 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पता है, जो नोट्स दिए जाते हैं वो आप इसमें 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। अच्छा सर जी, नोट्स कहाँ मिलते हैं? देखिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित अपडेट भी दिए जाते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है बार बार, तो जो भी इंफॉर्मेशन रहता है टेलीग्राम ग्रुप में तुरंत आपको बता दिया जाता है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें वीडियो के ठीक नीचे आपको PDF मिलता है, तो वहाँ से जब आप PDF डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर आपको रिवीजन भी आपका होता रहेगा, उसमें जो नोट्स रहेंगे बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा, 1 रुपया भी आपको देना नहीं है। ठीक है, फ्री में आप लोग नोट्स भी पा जाएंगे और आपका जो इसमें प्रश्न है वो रिवीजन भी होता रहेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चले इस बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो एग्जाम होने वाले हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, माँ सुकुमारी यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। अच्छा, लिखित एग्जाम कहाँ होगा? जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर आपके लिखित एग्जाम होंगे। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित आप हैं, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे कितनी बार क्या होता है कि मान लीजिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से यहाँ से मान लीजिए 17 कॉलेज आपके क्या है, अलग अलग इसी से जुड़े हैं, तो आप 17 कॉलेज से जुड़े हैं तो यहाँ के भी बच्चे देख सकते हैं उसी तरह से आप। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ से कई सारे कॉलेज जुड़े होते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आधार नहीं है? ठीक है, संगठन का आधार कार्य होता है, बजटन होता है, प्रक्रिया भी होता है, लेकिन सेवार्थी वर्ग जो होता है ये संगठन का आधार नहीं होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं? एकीकृत दृष्टिकोण, ठीक है, पूछ रहा है एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक, तो हेनरी फेयोल जो हैं ये एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, इसमें आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया है, तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं। तुलनात्मक राजनीति की विशेषता है तुलनात्मक अध्ययन और वर्णनात्मक अध्ययन दोनों होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया है कि लोक प्रशासन विज्ञान है? तो ये रॉबर्ट डहल ने कहा है। ठीक है, लोक प्रशासन एक विज्ञान है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे ध्यान रखिएगा, आपका जो पिछले साल जो प्रश्न पूछा गया था ना 5th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के, इसमें UCG नेट के बहुत सारे प्रश्न आए थे। ठीक है, लगभग आपके 80% जो प्रश्न थे UCG नेट के प्रश्न पूछे गए थे, तो जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है वो देख लेंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ, सभी लोग पेपर को देख लेंगे। ठीक है, चलें
पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है। ये देखिए, वहाँ एकीकृत दृष्टिकोण पूछा था तो वो हेनरी फ्योल थे। यहाँ प्रबंधकीय दृष्टिकोण पूछ रहा है और कह रहा है इसके समर्थक कौन नहीं है। तो पहले ये जान लीजिए प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन है। हर्बर्ट साइमन है, स्थिमबर्ग हैं और लूथर गुलिक, ये तीनों लोग प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं। जो हेनरी फ्योल हैं ये क्या हैं, ये एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है, ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है। किसके समर्थक हैं, एकीकृत दृष्टिकोण के। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं लियोनार्ड डी वाइट। ठीक है, चले एल डी वाइट, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख करके देता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो मैं बोला था ना मैंने कि की पॉइंट ध्यान रखिएगा, की पॉइंट से आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। चलिए देखेंगे ध्यान से। देखिए, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका यानी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो एल डी वाइट ने लिखी है। ठीक है, पूछता है कि इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। 1926 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ से बहुत सारी किताबों के नाम बताने वाला हूँ जो फेमस है और ये हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलें, लोक प्रशासन से जुड़ी कुछ और किताबें और उनके लेखक। जैसे पूछा जाता है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसको लिखने वाले हैं वुडरो विल्सन। ठीक है, और ये जो किताब है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका प्रकाशन 1887 यानी 1887 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अच्छा सर जी इस किताब में क्या है, तो इस किताब में विल्सन ने लोक प्रशासन की वैज्ञानिक बुनियादों को विकसित करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। जो वुडरो विल्सन है, इन्होंने लोक प्रशासन वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है लोक प्रशासन के जनक कौन है, वुडरो विल्सन। चले अगली बुक जो है, अगली किताब ध्यान रखेंगे, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों बुक में देखें, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे बाबू। ठीक है, चले इसे ड्वाइट वाल्डो ने लिखा था। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किसने लिखा, ड्वाइट वाल्डो ने। प्रकाशन कब हुआ, 1948 में। ठीक है, अच्छा द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ड्वाइट वाल्डो ने क्या लिखा है, तो इन्होंने इस किताब में लोक प्रशासन के अध्ययन और अभ्यास पर अस्थायी प्रभाव डाला है। ठीक है, चलें अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, इसे हर्बर्ट साइमन ने लिखा था और इसका प्रकाशन 1945 में हुआ था। ठीक है, अच्छा इस किताब में क्या है, तो इस किताब में हर्बर्ट साइमन ने यह साबित किया था कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अगली किताब कौन है, टूवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसे फ्रैंक मैरिनी ने लिखा था। ठीक है, इस किताब में मैरिनी ने नए लोक प्रशासन के विषयों को पांच प्रमुखों के तहत सारांशित किया है। ठीक है, मैंने जितने भी बुक बताए हैं ये मेरी गारंटी है 100% इस बुक में से आपके एग्ज़ाम में आएगा, 100% रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आपके पूछे गए थे कई सारे कॉलेज में इन्हीं किताबों से। ठीक है, चले 7वां प्रश्न आपका, इसलिए मैं बोल रहा था कि पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल सब फ्री में मिलेगा आपको। चलें, विलेवी द्वारा पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशन के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया। तो देखें, सामान्य, उपरला प्रशासन, समन्वय और वित्त, ये तीनों शामिल है, लेकिन व्यक्तित्व प्रशासन नहीं शामिल है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया है, किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया है, यह क्रियान्वयोन्मुखी, ठीक है, क्रियान्वयोन्मुखी उद्देश्योन्मुखी प्रशासन पद्धति है। ठीक है, कैसे इसको, ये जो वर्ड है इसको परिभाषित किसने किया था, तो एडवर्ड विडनर ने परिभाषित किया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 आपको पूछा गया है, लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुपयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया है, तो F.A. निग्रो ने। सी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया है, लोक प्रशासन का जनक कौन है? लोक प्रशासन के जनक वुडरो विल्सन है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जो मैंने आपको की पॉइंट्स में बताया था आपको इंपॉर्टेंट नोट्स में। ठीक है, चले 11 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? तो ये रचना है फ्रैंक गुडनाउ की। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के कई सारे बुक्स हैं, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक लाइन से आप लिख लीजिएगा सभी बुक्स को। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 12 आपका है, किसने लोक प्रशासन के व्यवहारिक पक्ष या अधिक बल दिया है? लोक प्रशासन के व्यवहारिक पक्ष या फिर अधिक बल दिया है, किसने दिया है? तो एल.डी. वाइट ने दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, किसने लोक प्रशासन में वित्तीय प्रशासन एवं अन्य प्राविधिक विषयों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा किया? तो ये बिलोवी ने किया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया, किसने लोक प्रशासन को प्रबंध विज्ञान माना? एडवर्ड टेलर ने, ठीक है, या फिर एल.डी. वाइट ने, बिलोवी ने, या किसी ने नहीं? लोक प्रशासन को प्रबंध विज्ञान किसने माना है भैया? बिल्कुल टेलर ने माना है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपको पूछा गया है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? अनौपचारिक संगठन, तो इसकी अवधारणा एल्टन मेयो ने प्रस्तुत की है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, क्लेक्ट रिक्स प्रिज्मेटिक समाज की उपव्यवस्था है? तो यह सामाजिक व्यवस्था है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, किसने कहा कि सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है? तो यह पीटर एफ ड्रकर ने कहा है। इन्हीं का स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 आपका क्या है, किस पुस्तक में रॉबर्ट डहल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो किस में की है? हु गवर्नर्स में। ठीक है, रॉबर्ट डहल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछा गया है, अध्यय की एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित को सुनिश्चित करता है? किसको सुनिश्चित करता है? विशिष्टीकरण को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 क्या है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में से एक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो विभेदक उजरती दर व्यवस्था नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे क्या पूछा गया है, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शोषण होता है, लाभ होता है या हानि होता है? वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को हमेशा लाभ होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, नीति निर्धारण कार्य है? नीति निर्धारण कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंधक। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, प्रबंध सिद्धांत है सार्वभौमिक है, गतिशील है, लोचपूर्ण है या फिर सभी है? बताइए। बिल्कुल, जो प्रबंध सिद्धांत होता है सार्वभौमिक, गतिशील और लोचपूर्ण होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, हेनरी पियोल जो हेनरी फ्योल थे वो क्या थे? वैज्ञानिक, लेखपाल? नहीं, बिल्कुल खनन इंजीनियर थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसे संगठन का प्रथम सुसंगत सिद्धांत समझा जाता है? मानव संबंध सिद्धांत को, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को, व्यवस्था सिद्धांत को, या फिर नौकरशाही सिद्धांत को? किसको प्रथम सुसंगत सिद्धांत समझा जाता है? किस संगठन को? बिल्कुल राइट है, मानव संबंध सिद्धांत को। ठीक है, ये ऐसा संगठन है जिसको प्रथम सुसंगत सिद्धांत समझा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक जनक डब्ल्यू टेलर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है भैया, जिसे इसकी वैज्ञानिक पद्धति समझा जाता है। तो सावधानीपूर्ण अवलोकन, प्रबंधकीय तकनीकें और सामान्यीकरण, इन सभी को। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने संगठन के 4 भिन्न आधारों को 4 पीएस नाम दिया है? तो लूथर गुलिक ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 पीएस का सिद्धांत पूछा जाता है और पोस्ट कोर्ब का सिद्धांत पूछा जाता है। ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम गारंटी है 2-2 3-3 प्रश्न इससे आते हैं। ठीक है, चलें। हालांकि मैं आपको अगले मॉडल पेपर में सभी को समझाऊंगा। ठीक है, देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रशासन की विशेषता है? बताइए। परिवर्तन उन्मुखीकरण, सेवार्थी अभिमुखीकरण, नागरिक प्रतिभागिता संबंधी अभिमुखीकरण। ये तीनों जो आपकी विशेषताएं हैं, ये विकास प्रशासन की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट है आपका, चौथा करेक्ट नहीं है। तो सी ऑप्शन में आपका दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को संगठन का नाम दिया है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता? तो मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें, प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया भैया, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया के रूप में आयोजन से संबंधित नहीं है? एक प्रक्रिया के रूप में आयोजन से संबंधित कौन नहीं है? प्रबंधकीय और परिचालक कार्यों को करने में रूपरेखा प्रदान करना, ये एक प्रक्रिया के रूप में आयोजन से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, भारापर्ण किया जाता है, भारापर्ण अधिकार का किया जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 आपका क्या पूछा गया है, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापर्ण होता है, तो अनिवार्य होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, प्रभावी भारापर्ण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, ठीक है, अधिकारों का स्पष्टीकरण। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी प्रभावी भारापर्ण की आवश्यक हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, कुर्ज एंड ओ डोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो इन दोनों लोगों के अनुसार जो संगठन की प्रक्रिया है वह 7 चरण होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 है आपका, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या पूछा गया है, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है, तो अधिकार है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ अधिकार अति आवश्यक होता है। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 36 आपका क्या पूछा गया है, गूलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट जो है ड्रकर का है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर की पॉइंट दिया गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, ये गूलत नहीं है, गलत है। क्या है? गलत। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। ठीक है, देखें यहाँ पर मैंने सही सही टाइपिंग करवाया है। देखें, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक प्रदर्शन को इस हद तक रोकती है कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन एलन टेरी ड्रकर का है। जब किसी संगठन की संरचना व्यवस्थित नहीं होती है तो इससे कंपनी के कामकाज पर हानिकारक असर पड़ सकता है और विकास में बाधा आ सकती है। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 37 है आपका, ध्यानपूर्वक देखेंगे। संगठन स्वतः निर्मित होता है, ये औपचारिक है? नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। औपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होता है या फिर अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होता है या फिर क्रियात्मक संगठन स्वतः निर्मित होता है? बताइए कौन है भैया? बिल्कुल, औपचारिक संगठन जो होता है स्वतः निर्मित होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 है आपका, अधिकार सौंपने के मार्ग में कितनी कठिनाई आती है? तो 3 कठिनाइयाँ आती हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? देखो, अन्य आधारित बजट होता है, जेंडर बजट भी होता है, निष्पादन बजट भी होता है, सामाजिक बजट नहीं होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से सरकारी बजट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमति, आय तथा व्यय का ब्यौरा है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 है, बजट में, तो बजट में आगामी वर्ष की आय व्यय के अनुमान होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 है आपका, सरकारी बजट के निम्न में से कौन से उद्देश्य हैं सरकारी बजट के? तो देखिए, सरकारी बजट के जो उद्देश्य होते हैं, आय और संपत्ति का पुनः वितरण होता है, संसाधनों का कुशलतम आवंटन होता है यानी बांटते हैं, आर्थिक स्थिरता होती है, ठीक है, यानी जो इकोनॉमिक है हमारा वो स्थिर होता है, इकोनॉमिक, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। चलें, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 43 क्या है, बजट से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय बजट प्राप्तियों से कम होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 क्या है, इसके बारे में एकदम पूरा डिटेल से जानेंगे, जेबीबी का पूर्ण रूप क्या है, क्योंकि जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे उसके आगे भी आप जब भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे जेबीबी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा सर जी, जेबीबी है क्या? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। जेबीबी का फुल फॉर्म होता है शून्य आधारित बजटिंग। अच्छा सर जी, ये तो हिंदी में है, इंग्लिश में जेबीबी का पूर्ण रूप क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा? अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों देख लीजिए। जेबीबी का फुल फॉर्म है शून्य आधारित बजटिंग यानी जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। यह एक बजटिंग तकनीकी है, इसमें किसी नई अवधि के लिए सभी खर्चों को शून्य से शुरू करके उचित ठहराया जाता है। यह पारंपरिक बजटिंग से अलग है जिसमें पिछले बजट को समायोजित करके आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे जेबीबी के बारे में कुछ और ख़ास बातें। क्या ख़ास बातें हो सकती हैं? देखें, जो जेबीबी है, जेबीबी बजट है, इसको सूर्यास्त बजट प्रणाली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखें यहाँ पर जेबीबी में हर विभाग को वित्तीय वर्ष के सूर्यास्त से पहले अपना बजट पेश करना होता है, इसीलिए इसे सूर्यास्त बजट प्रणाली भी कहा जाता है जेबीबी को, ठीक है। आगे देखें, जेबीबी को अमेरिका के पियर पायर ने 1969 में विकसित किया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है जेबीबी को किस देश में विकसित किया गया था? अमेरिका में। जेबीबी को किसने विकसित किया था? पीटर पायर ने। जेबीबी को कब विकसित किया गया था? 1969 में, ठीक है। भारत में जेबीबी को सबसे पहले 1983 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनाया था, ठीक है। आपको ये भी पता चल गया कि भारत में जेबीबी को कब अपनाया गया था और कहाँ पर अपनाया गया था, किस विभाग के द्वारा, ठीक है। देखें, भारत सरकार ने 1986 में बजट बनाने के लिए जेबीबी को अपनाया था। भारत में जेबीबी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? भैया महाराष्ट्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जेबीबी में गत वर्षों के खर्च से जुड़े आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलें, इसीलिए दोस्तों देखिए, अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से शेयर बटन बना होगा आपके यूट्यूब पर, यहाँ शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप अपने साथियों के साथ, ठीक है। अगर आपके साथ दोस्त नहीं हैं तो लाइक ही कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तो वीडियो रिकमेंड होती है बाकी बच्चों के पास, ठीक है। यूट्यूब बाकी बच्चों के पास भेजता है लाइक करने से, क्योंकि यूट्यूब जानता है कि लाइक अगर कोई इस क्लास को किया जा रहा है तो ज़रूर इसमें कुछ बात होगी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर, पुस्तकालय का बजट किसके लिए तैयार किया जाता है? पुस्तकालय का जो बजट होता है आगामी वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 आपको पूछा गया है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है? भारत का जो वित्त मंत्रालय है ये केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्रालय में जो मंत्री हैं वो कौन है वित्त मंत्रालय की? बताइए आप सभी लोग। निर्मला सीतारमण, ठीक है। चलिए, ध्यान रखेंगे। 47 नंबर प्रश्न क्या है, आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था भैया किसके द्वारा? बिल्कुल, आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, पूछा जाता कब किया गया था। देखिए, आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था।
डेट भी याद रखिएगा क्योंकि आप 5th सेमेस्टर में हैं, आपका जो प्रश्न का लेवल है वे ऊपर रहता है। ठीक है बाबू, चले ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर यानी जो टैक्स है, टैक्स की कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर किसने प्रतिशत कर दी गई है? तो ये 14% कर दी गई है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 है आपका, कारपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो यह 7% कर दिया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज संसद के बजट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं है? पूछा क्या गया है, संसद के बजट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं है, कौन सा दस्तावेज है? तो ये मौद्रिक नीति पर वक्तव्य है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 51 पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय बजट की घोषणा की गई थी। अभी मैंने ऊपर पढ़ा है 26 नवंबर 1947। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 है, रेल बजट को आम बजट के साथ कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया था सन 2016 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, रेल बजट और आम बजट क्या है? चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट से मिलाने, जो रेल बजट है उसको आम बजट में मिलाने का फैसला किया था। ठीक है, 21 सितंबर 2016 को। इसके बाद 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया गया। इससे पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किए जाते थे। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 53 क्या है, 53 नंबर, प्रशासी विधि की एक शाखा है, बताइए इन चारों में से प्रशासी विधि का एक शाखा कौन सा है? बिल्कुल, नैसर्गिक विधि जो होता है प्रशासी विधि का एक शाखा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 आपका पूछा गया है, अभिव्यक्ति यानी विधि का प्रशासन इंगित करती है। तो जो विधि का प्रशासन है यह हमेशा विधि का भावना का संरक्षण करती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है, भारत के संविधान को अर्ध न्यायी प्रशासी न्याय निर्णय के रूप में अधिकरणों के अभावबोध को मान्यता प्रदान किया गया है। तो यह अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी के अधीन किया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 56 आपका क्या पूछा गया है, देखें, मॉन्टेस्क्यू एक न्यायविद हैं, ब्रिटिश के, फ्रेंच के, अमेरिकी या फिर स्वीडिश? मॉन्टेस्क्यू एक न्यायविद हैं, तो यह फ्रेंच के हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 57 क्या पूछा गया है, देखें, प्रशासनिक अधिकरण का एक सदस्य वर्षों की आयु तक पद धारित करेगा। तो यह 65 वर्षों तक। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 58 पूछा गया है, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई नहीं? बताइए। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 59 आपका पूछा गया है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 18 अक्टूबर। ठीक है, 18 अक्टूबर, फिर से मैं लिख देता हूँ, देखें 18 अक्टूबर। ठीक है, 18 अक्टूबर सन 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। मैं क्यों डेट बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो आप 5th सेमेस्टर में है डेट भी आपका लिख करके आता है। आप 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर में रहते हैं, डेट नहीं लिखता है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 60 क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 61 क्या है, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? एनजीटी का पूर्ण रूप यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सर जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिए। देखें, एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसे हिंदी में
राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं। यह एक विशेष निकाय है जो पर्यावरण से जुड़ी विवादों को सुलझाने का काम करता है। इसे पर्यावरण अदालत भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। अभी मैंने ऊपर आपको बताया बाबू, ठीक है। चले, उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। शेयर जरूर करेंगे इसे अपने साथियों के साथ, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब इस क्लास को आगे बच्चों के पास रिकमेंड जरूर करे। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर 6 सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। 6 सेमेस्टर की क्लासेस ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं, ठीक है। जा करके आप लोग वो भी आपके क्लासेस दे सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।